हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राय क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो है विज्ञान विजय की सीरीज़ 2 आ चुकी है। आप लोग जो है उसे काफ़ी अच्छे से देख चुके होंगे और उसमें जो है हमने बायो के जो है सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी आपके ऑप्शनल आने वाले हैं तो वहाँ पर हमने जो है बायो के लगभग जो है हम कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, आप लोग जब अपने एग्जाम हॉल में बैठे तो सबसे पहले जो हमारी विज्ञान विजय की सीरीज़ 2 है उसको देख लें। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विजय की सीरीज 3, ठीक, जिसमें जो है हम अपने सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो है 20 नंबर जो ऑप्शनल हैं OMR पे भरने हैं वो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है यहीं से मिल जाएं। तो हमने जो है बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर लिए लगभग, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने रसायन विज्ञान के कुछ बहुकल्पीय प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज हम देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के हैं वो हम एक साथ लेकर आए हैं, और जो है हमारी दृष्टि से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो देर ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें, ठीक, इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, विद्युत धनात्मक अवयव की संयोजकता घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। फिर इसके बाद आपकी एक रिएक्शन दी गई है भैया कि NH4Cl एरो NH4++Cl- कैसी अपक्रिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि NH4Cl हमारा एक यौगिक है और अभिक्रिया होने के बाद वो 2 भागों में टूट रहा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो वियोजन हो रहा है, कैसा वियोजन हो रहा है, एक हमारे पास प्लस लगा है, दूसरा हमारे पास माइनस लगा, तो यहाँ पर आयनिक वियोजन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं कहलाती है। ठीक, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से, मतलब आयन जब अपने टूट जाते हैं तो उसके बाद जो यौगिक बनते हैं वह क्या कहलाती है। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया आपका ऑप्शन है, उभय अपघटन है, योगात्मक अपक्रिया है, फिर वियोजन है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा उभय अपघटन। फिर चलते हैं भैया इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पदार्थों का चुंबकन। यहाँ पर जो है आप ये ध्यान दें कि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन के बाद हम वही पुनः पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके रंग, रूप, आकार, भार आदि में कमी आ जाती है, तो वहाँ पे हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। और अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे जिसमें जो है रंग, रूप, आकार आदि परिवर्तन नहीं होता है, पुनः जो है हम वैसी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे ट्यूबलाइट का जलना हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन हमारा कौन सा हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, क्योंकि जब लोहे में जंग लगेगी तो उसके भार में परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके ऑप्शन दिए गए विद्युत बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पदार्थ का चुंबकन, ये सब आपके कैसे हैं, ये सब भौतिक परिवर्तन है। फिर आगे दिया है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। ऑक्सीकरण है, अपचयन है, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है आप करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह क्रिया ऑक्सीकरण है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो हमारे शरीर में भैया भोजन का पचना एक प्रकार की अपघटन अपक्रिया है। कैसी है, अपघटन अपक्रिया। फिर आगे चलते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। फिर कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रिया मुख्य गुण है किसका, एल्कीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एल्काइन का, पैराफिन का। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा पैराफिन का। फिर आगे चलते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 तथा HCl गैस बनती है जो ठंडा होने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बनाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है, यह अपक्रिया भैया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन। फिर आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक,
AgNO3 प्लस HCl एरो AgCl प्लस HNO3। यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है और एक प्रकार से जो है आपका यहाँ पे द्विप्रतिस्थापन है। जो दूसरी अपक्रिया है BaO2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस H2O2, यहाँ पर भी आपकी द्विस्थापन अपक्रिया है। और एक तीसरी अपक्रिया है कि CaC2O4 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2C2O4, ये भी आपकी द्विस्थापन अपक्रिया है। ठीक, तो ये तीन हमारी भैया द्विस्थापन अपक्रिया हैं। और जो एक हमारी अपक्रिया बची है SO2 प्लस 2H2S एरो 2H2O प्लस 3S, तो ये हमारी कैसी है, रेडॉक्स अपक्रिया है, क्योंकि इस अपक्रिया में क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि अपचायक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। फिर आगे कह रहे हैं एक अपक्रिया आपको दी गई है 2PbO प्लस C एरो 2Pb प्लस CO2। कह रहे हैं कि इसमें सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा कह रहे हैं कि अपचयित हो रहा है। और फिर कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि कार्बन उपचयित हो रहा है और फिर कह रहे हैं कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे कि A एवं B दोनों, A एवं C दोनों, A B एवं C सभी, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि A एवं B दोनों, सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर जो है सीसा जो है लेड ऑक्साइड, उसका जो है अपचयन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है उपचयित, मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं भैया कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें कि लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है तो PbNO3 का होल ट्वाइस। फिर आगे चलते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। फिर आगे चलते हैं कि BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अपक्रिया जो है ये द्विविस्थापन अपक्रिया है और उसके साथ साथ ये आपकी अपक्रिया जो है अवक्षेपण अपक्रिया भी है। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताओ, तो Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये जो है कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ हड्डी की राख का भी सूत्र है। ठीक, हड्डी की राख का। फिर आगे चलते हैं कि रासायनिक अपक्रिया BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl कैसी अपक्रिया है। अभी हमने बताया है कि जब हम बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है बेरियम सल्फेट जो बनता है ये यहाँ पर हमको जो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसे हम जो है क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। फिर आगे चलते हैं भैया कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe, यह अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है, तो यह अपक्रिया जो है विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। फिर हम इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, और क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है। HCl है, ठीक, HCN है, HNO3 है, H2SO4 है। यहाँ पे भैया ध्यान दें कि दुर्बल अम्ल हमारे वे होते हैं जिसमें जो है आयनीकरण की क्षमता कम होती है। ठीक, और प्रबल अम्ल कौन से होते हैं कि वे अम्ल जिसमें आयनीकरण की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसे हमारे हो जाएंगे दुर्बल क्षार, वे क्षार जिनमें आयनीकरण की क्षमता कम होती है दुर्बल क्षार कहलाते हैं, और वे क्षार जिनमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक, अगर हम दुर्बल क्षार की बात करेंगे तो हमारे दुर्बल क्षार कौन से हो जाएंगे, NH4OH हो जाएगा, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम प्रबल क्षार की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक पोटास नहीं, KOH ये हमारा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और इसे हम कास्टिक पोटास कहते हैं। तो ये हमारे जो है दुर्बल क्षार हैं और ये हमारे जो है प्रबल क्षार हैं। अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो HCl हमारा जो है ये प्रबल अम्ल है, HCl हमारा प्रबल अम्ल है, और H2SO4 ये भी हमारा एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम ध्यान देंगे HNO3 ये हमारा प्रबल अम्ल है। ठीक, तो प्रबल अम्ल हमारे वे अम्ल होते हैं जिसमें आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो हमारा एक हो जाएगा HCN,
ये हमारा कौन सा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। और इसके साथ साथ एक हमारा और है CH3COOH, ठीक, ये हमारा कौन सा अम्ल है, ये हमारा एस्टिक अम्ल है जो कि सिरके में पाया जाता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो सिरके में पाया जाने वाला कौन सा है, एस्टिक अम्ल है। ठीक, आपसे पूछेंगे कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में, तो आप बताएंगे कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आपसे पूछेंगे कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में, तो आप बताएंगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में, तो आप बताएंगे कि मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में, तो आप यहां पे बताएंगे कि लैक्टिक अम्ल। फिर इसके बाद भी चलते हैं कि 10 की पावर -6 मोल प्रति HCl विलेन का pH मान कितना होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे अगर ध्यान दें कि अगर बात हो रही है अम्ल की, तो जो हमारी पावर होती है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 10 की पावर -6 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 6। फिर कह रहे हैं कि एक विलेन का pH मान 3 है या 5 है, तो यह विलेन कैसा होगा। ठीक, pH स्केल आपको भैया पता है कि 0 से लेकर के अगर हम 7 तक जाएंगे, 7 के नीचे तक रहेंगे, तो वहां पे हमारा pH मान कितना रहेगा, अम्लीय रहेगा। 7 के नीचे तक, 7 वाला उदासीन हो जाएगा और 7 के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्षारीय हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि pH मान 3 और 5, तो pH मान अगर 3 और 5 की बात करेंगे तो हमारा कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक, पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये आपका जो है लवण है, लेकिन ये आपका सामान्य लवण है। फिर कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पे H+ आयन आ रहा है बीच में, तो ये हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि सोडियम सल्फेट, ठीक, और फिर कह रहे हैं पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम सल्फेट। फिर कह रहे हैं भैया कि H2S विलेन का pH मान कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 7 से कम। फिर कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 1, क्योंकि एसिटिक अम्ल का हमारा सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन की बात करेंगे क्योंकि हमारा यही H+ आयन दे रहा है, तो यहाँ पर H+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, 1। फिर इसके बाद भी चलते हैं, क्षारीय विलेन में फिनाप्थेलीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि लाल होता है। कहीं कहीं पे इसका आंसर गुलाबी भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप इनसे ध्यान रखें कि लाल होता है। एक किसी विलेन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का आपको सूत्र पता होना चाहिए कि H+ बराबर -log H+ बराबर 10 की पावर -pH। ठीक, इसको ध्यान रखें, अगर आप इसमें अपना मान रखेंगे, ठीक, तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 × 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। कितना हो जाएगा भैया, 1 × 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। फिर क्वेश्चन आपका दिया है कि एक विलेन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर है, तो विलेन का pH मान कितना होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है तो जो हमारी घात दी होती है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं भैया आगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे भैया। ठीक, फिर चलते हैं भैया कि अम्लीय विलेन का pH मान कितना होता है, या फिर H2SO4 के जलीय विलेन का pH मान कितना होता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 7 से कम। फिर चलते हैं कि संकर लवण है। ठीक, संकर लवण है, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें से जो है आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा Na3FeCN6। फिर कहते हैं
कि पोटास एलम का रासायनिक सूत्र बताओ। पोटास एलम मतलब फिटकरी, आपको फिटकरी का सूत्र बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्रेस इंटू 24H2O। ठीक, फिर कह रहे हैं भैया कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे जो आप करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा विरंजक चूड़। फिर लिखा है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा भैया, सोडियम कार्बोनेट। कह रहे हैं कि 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। यहाँ पे देखिए कि H+ आयन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की बात हो रही है। तो जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की बात होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी पावर दी गई होगी तो उसको जो है हम 14 में से घटा देंगे। कहाँ से घटा देंगे, 14 में से। तो 14 में से अगर घटाएंगे 12 तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 2। फिर कहते हैं कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक आपका कौन सा है, फिटकरी है। आगे चलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। फिर चलते हैं भैया आगे कि शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना होता है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। विरंजक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो विरंजक चूड़ पर अगर हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलती है। फिर इसके बाद खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट। फिर चलते हैं आगे कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। आगे लिखा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O। फिर लिखा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फिर कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा बहुत ही कम होती है। आगे चलते हैं भैया कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻2 N है। इस विलयन का pH मान बताओ। तो pH मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होता है, कितना होता है, 5.2 होता है। फिर कह रहे हैं कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो होने वाला है वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। फिर कह रहे हैं भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। उदासीन के लिए, तो उदासीन घोल की अगर बात होगी तो pH मान इसका जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक, pH मान आपका जो 7 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा कथन हमारा जो है असत्य है क्योंकि pH मान इसका जो है 0 नहीं होगा। फिर कह रहे हैं भैया कि क्षारीय विलयन का pH मान बताइए। तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा। एक विलयन नीले लिटमस को लाल, नीले लिटमस को लाल लाल कर रहा है मतलब लाल हो रहा है। ठीक, तो pH मान कितना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6, 7, 8, 10। ठीक, देखिए लाल हो रहा है तो लाल का मतलब अम्ल, और यहाँ पे जो है अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर इसके बाद भैया हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, कह रहे हैं कि एंटीमनी है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एंटीमनी है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि एंटीमनी आपकी क्या है, उपधातु है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जा चुका है। फिर कह रहे हैं कि अमलगम होते हैं। अमलगम जो है मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, फिर अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु क्या कौन सी है।
अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने धातु कौन सी है? Zn, Cu, Ag, Hg। ठीक, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हमारी हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो जो है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने धातु कौन सी है? Zn है। कौन सी है भैया? Zn। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है? ठीक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैग्नीशियम, कॉपर, प्लेटिनम, Hg। यहाँ पे ध्यान रखें कि कॉपर, प्लेटिनम और Hg, कॉपर, प्लेटिनम और Hg को छोड़कर केवल एक हमारी धातु कौन सी है? फेरस। ये जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। आपके ऑप्शन यहाँ पे जो दिए गए हैं वो मैग्नीशियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है और Hg है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि कॉपर, प्लेटिनम, Hg को छोड़कर जो धातु हमारी बची है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का स्थान जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। फिर कह रहे हैं भैया कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो फेरस, जिंक और मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये जो है विस्थापित करेंगी। लेकिन जो है कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है तो ये विस्थापित नहीं करेगी। फिर आगे कह रहे हैं भैया कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो सोडियम धातु निकालती है। फिर कह रहे हैं कि मुद्रा धातु कौन सी है? तो मुद्रा धातु आपकी कॉपर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है मुद्रा धातु कौन सी है, लेकिन यहाँ पे कॉपर आपका ऑप्शन है तो यहाँ पर हो जाएगा Ag, सिल्वर। फिर क्वेश्चन दिया है कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता मतलब जिंक। जिंक जो है अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालेगी? हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये अपना जो है सूत्र याद रखें कि जितनी भी हमारी धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो जो है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। ये बात आप ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस का 0.60, माइनस का 0.35, माइनस का 1.50 और माइनस का 2.71 वोल्ट हैं। ठीक, इनमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? ABCD। यहां पे ध्यान रखें कि मानक अपचयन विभव जिसका सबसे कम वैल्यू होगा, ठीक, उसी का जो है सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता है, और बाकी माइनस में जो सबसे छोटा हमारा है माइनस का 2.71। ठीक, तो इसका जो है मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि सबसे कम किसका होगा तो आप यहाँ पे बताएंगे कि प्लस का 0.60। फिर आगे चलते हैं भैया कि परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग होता है काहे में होता है? तो आप बताएंगे निस्तापन में। फिर चलते हैं आगे कि मैट में मुख्यतः प्रयुक्त होता है तो Cu2S और FeS। क्या होता है? Cu2S और FeS। फिर आगे चलते हैं भैया कि फफोलेदार कॉपर है, फफोलेदार कॉपर जिसमें केवल ही हमें 2% अशुद्धियां मिलती हैं तो उसे हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ठीक, और इसका जो है शोधन किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो है शोधन विद्युत अपघटनी विधि से किया जाता है। और ये विद्युत अपघटनी जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉपर पायराइट का सूत्र कौन सा है? कॉपर पायराइट, तो कॉपर पायराइट का सूत्र भैया CuFeS2 है। फिर कह रहे हैं कि तांबे का S कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा एक मुख्य S है और ये ध्यान रखें कि ये हमारा एल्यूमिनियम का S है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तांबे का S, तो तांबे का S आपका मैलेकाइट है। कौन सा है भैया? मैलेकाइट। फिर आगे चलते हैं कि क्लोराइड S का उदाहरण है।
क्लोराइड एस का उदाहरण है, तो आप यहाँ पे अपना आंसर देंगे कि हार्न सिल्वर। कौन सा होगा? हार्न सिल्वर। फिर कह रहे हैं कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कॉपर होती है भैया, जिंक होती है, निकिल होती है, लेकिन सिल्वर नहीं होती है। मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एजी नहीं होती है। इसके बाद आगे चलते हैं कि ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्रग्लांस, तो ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र Cu2S है। फिर लिखा भैया कि फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 98%, और बाकी 2% क्या होता है? अशुद्धियां होती हैं। आगे चलते हैं कि मुद्रा मिश्र धातु है, काहे की? तो इसमें होगा आपका कॉपर 95%, स्टेनस 4% और फास्फोरस 1%। ठीक। फिर कह रहे भैया कि पीतल है, पीतल है क्या है भैया? पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। आगे चलते हैं कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कौन सा प्रयुक्त पदार्थ लिया जाता है? तो आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है। फिर भैया सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। फिर आगे चलते हैं कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि ठीक टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होती है। इसके बाद आगे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। आगे आगे कह रहे हैं भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जस्ता या जिंक। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम। फिर कह रहे हैं कि धातु है, धातु क्या है? धातु लिथियम है। ठीक, बेरियम बोरान नहीं और सिलिकॉन नहीं, कार्बन नहीं, ये सब आपकी धातुएं हैं और लिथियम यहाँ पे आपकी धातु है। आगे अधातु, अधातु क्या है? अधातु आपकी जो है पोटेशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु, सोडियम धातु है, फ्लोरीन, फ्लोरीन आपकी अधातु है। कह रहे हैं कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है, सिलिका, कॉपर, कार्बन। ठीक, तो यहाँ पे तीनों नहीं बनाएंगे, लेकिन जिंक आपका जो है जरूर बनाएगा, जस्ता। कह रहे हैं कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, कौन बनाती है? सोडियम बनाती है। कह रहे हैं कि जल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? तो जल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है भैया? जेडियन है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है भैया? एनोडिंग। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सजातीय यौगिक है, सजातीय। ठीक, सजातीय यौगिक हमारे वे यौगिक होते हैं जिनके भी डिफरेंस CH2 का रहता है। ठीक, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस तो CH2 का है नहीं, एक ऑप्शन हमारा CH4 का, दूसरा CH3OH का है, तो यहाँ पर डिफरेंस CH2 का नहीं है। दूसरे ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो देखिए दूसरा ऑप्शन लिखा है आपका C2H6 और फिर एक लिखा है आपका ऑप्शन CH4। कितना लिखा भैया? CH4। ठीक, तो 6H में से 4H घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2H, और 2 कार्बन में से कार्बन घटाएं तो 1 कार्बन बचेगा। तो यहाँ पे देखिए CH2 का अंतर आ रहा है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी जो आगे के आपके दोनों ऑप्शन हैं वहाँ पे जो CH2 का अंतर नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपके नहीं हो पाएंगे। फिर कह रहे हैं भैया कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? ब्यूटेनोन मतलब लास्ट में निकल रहा है ओन, और ओन निकलता है आपका कीटोन में, कीटोन होता है आपका कार्बोनिल समूह। और अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा, और पहला ऑप्शन जो हमारा है वो एल्डिहाइड समूह है, दूसरा हमारा जो है हाइड्रॉक्सिल समूह है, और तीसरा हमारा जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बोनिल समूह। कह रहे हैं कि एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एस्टिक अम्ल में अगर आप एस्टिक अम्ल की बात करेंगे भैया तो एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है कि CH3COOH। अगर इनके हम संरचना सूत्र की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा CH3COOH। तो ये हमारा क्रियात्मक समूह पाया जा रहा है, जहाँ पे हमारा जो है एक कार्बोनिल समूह होगा और एक हमारा जो हाइड्रॉक्सिल समूह होगा। ये देखिए, अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन रही है तो वहां पे पाया जाएगा कौन सा? वहां पाया जाएगा कि कार्बोक्सिलिक समूह। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एस्टिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आप बताएंगे भैया कि COOH आपका क्रियात्मक समूह है।
आगे चलते हैं कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, ठीक, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल हो जाएगा। और HCHO का IUPAC नाम HCHO, ठीक, HCHO इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC के नाम अगर बात करेंगे तो IUPAC नाम आपका हो जाएगा मेथेनल। क्या हो जाएगा भैया? मेथेनल। फिर आगे चलते हैं, आगे दिया है कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ। एस्टिक अम्ल का, तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक एसिड हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है, ठीक, CH3CO OH2, तो यहाँ पर तो भैया है नहीं, जहाँ पे आपका जो है OH आएगा तो वहाँ पर आपका एल्कोहलिक समूह हो जाएगा, ठीक। और दूसरे ऑप्शन की अगर बात करेंगे CH3CH2OH, क्योंकि एल्कोहल का अगर आप सामान्य सूत्र देखेंगे तो वो आपका होगा ROH, और R यहाँ पर आपका क्या है? एल्किल समूह है, और एल्किल समूह का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 ये होता है। तो इसको आप भैया जरूर ध्यान रखें, जितने आपके पास कार्बन होंगे हाइड्रोजन दोगुने से एक ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है? एल्किल है। तो एल्किल समूह हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, और वो हमारा हो जाएगा कौन सा? कि CH3CH2OH, ये कौन सा है? एथिल अल्कोहल है भैया। आगे चलेंगे कि निम्न में सजातीय युग्म कौन सा है, ठीक। पहला दिया है CH4C2H4, यहाँ पर एक तुम्हारा एल्केन का है, एक एल्कीन का है। दूसरा CH3OH CH3CHO, एक आपका हाइड्रॉक्सिल, एक आपका एल्डिहाइड है। तीसरा दिया है HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, फिर CH3CHO, ठीक, ये तुम्हारा दिया है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर 2 आपके कैसे हैं? ये आपके सजाती हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, CH3CO CH3 एसीटोन का IUPAC नाम बताओ, ठीक। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, ठीक, प्रोपेनोन। आगे कह रहे हैं कि एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेनल, एथेनल। फिर आगे कह रहे हैं कि निम्नलिखित किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। तो अगर कीटोनी समूह की आप बात करेंगे तो जिधर साइड, मतलब पहली बात तो आपकी जो है ये संरचना बने C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों साइड आपके कार्बन जुड़े हों, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर आपका कीटोनी समूह पाया जाएगा। और ये चीज केवल आपकी कहां पे हो रही है? केवल आपके ऑप्शन नंबर 4 में हो रही है, ठीक। अगर आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, तो वहां पर दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। अगर दूसरे साइड देखेंगे तो एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। अगर तीसरी तरफ देखेंगे, ठीक, तो एक तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ OH है। और चौथे तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ जो है आपके कार्बन जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपका कीटोनी समूह हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं भैया कि विवृत श्रृंखला यौगिक है, विवृत, ठीक। अगर आप विवृत की बात करेंगे मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक हमारे कौन से हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें कि देखिए चक्री चक्री दोनों में लगा है, मतलब चक्री चक्री मतलब बंद श्रृंखला होगी। और उसके बाद अगर बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन भी आपका बंद श्रृंखला में आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीन 2। कौन सा हो जाएगा? ब्यूटीन 2। फिर आगे चलते हैं भैया कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है, ठीक। प्रोपेनल, नल मतलब अल, अल मतलब एल्डिहाइड। तो प्रोपेनल में हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। कौन सा भैया? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, मतलब CHO, ठीक, CHO। इसको ध्यान रखें। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल से क्रिया करके क्या बनता है? तो मेथेन गैस बनती है, और ये मेथेन गैस बनाने की औद्योगिक विधि है, ठीक। फिर आगे C2H6 का IUPAC नाम, C2H6, जितने हमारे कार्बन हाइड्रोजन उससे दोगुने से 2 ज्यादा हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है? एल्केन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेन। फिर आगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होते हैं, ठीक। कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। ध्यान रखिए भैया। आगे निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र है C3H6, C2H6, C6H6, C3H4। एल्काइन का सामान्य सूत्र हमारा होता है CnH2n-2। जितने हमारे कार्बन होंगे हाइड्रोजन दोगुने से 2 कम होंगे, ठीक। तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये सी चीज हमारी केवल ऑप्शन नंबर 4 में हो रही है। C3 मतलब 3, और कार्बन कितने हैं? 3 है। हाइड्रोजन कितने? 3 दूनी 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा।
फिर हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ भैया कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4। यहाँ पे थोड़ा जो है क्वेश्चन ये मिसप्रिंट हुआ है कि क्वेश्चन ये है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक, एसिटिक अम्ल, अगर एसिटिक अम्ल की हम बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, अगर इसका हम आयनन कर देंगे तो CH3COO हमारा अलग हो जाएगा, CH3COO अलग हो जाएगा और H हमारा अलग हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दें कि ये हमारा एसीटेट आयन है और ये हमारा H+ आयन है। आपसे पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल में H+ आयनों की संख्या कितनी होती है, तो एसिटिक अम्ल में H+ आयनों की संख्या 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भैया आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो आपका केवल पहला ऑप्शन तो आपका एल्केन है, मेथेन हो रहा है, दूसरा आपका एथेन है, और तीसरे में क्या है कि क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है, कार्बोनिल समूह है, और OH भी है तो मतलब कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, C2H4, क्योंकि C2H4 मतलब जितने हमारे पास कार्बन हैं हाइड्रोजन उससे 2 गुने हैं। तो ये हमारा सूत्र होता है एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, और एल्केन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया कि एथिलीन क्षारीय केमनोफोर के साथ अब क्रिया करके क्या देती है, तो सही आंसर आपका ग्लाइकॉल देती है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एल्कीन है। ठीक, अभी हमने आपको बताया है कि एल्कीन का हमारा सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जितने हमारे पास कार्बन है हाइड्रोजन उससे 2 गुने होंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है C2H6, ज्यादा हो गए, 2 गुने से ज्यादा हो गए। दूसरा है C2H4, यहाँ पे हमारे डबल हैं। ठीक, C2H2 ये एल्काइन है और C6H6 ये बेंजीन है। फिर कह रहे हैं भैया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेथेन। फिर कह रहे हैं कि मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, मिट्टी के तेल में, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा कि C11H16, C11H16। फिर लिखा है कि डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, डीजल तेल में। तो डीजल तेल की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारे जो कार्बन परमाणु होंगे वो हो जाएंगे C16 और फिर H18। आगे प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल। ठीक, प्रोप मतलब हमारा 3 नंबर पे आ रहा है, तो जहाँ पे हमारे कार्बन 3 होंगे वो हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो अगर 3 की बात करेंगे तो हमारा 3 जो है पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। ठीक, लेकिन प्रोपेनॉल, अब प्रोपेनॉल मतलब एल्कोहल आ रहा है, एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, ROH, और प्रोप आ रहा मतलब कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 1 7, तो C3H7OH, C3H7OH। आगे भैया कि प्रोपेन का सूत्र है, प्रोपेन का, तो प्रोपेन का हमारा सही सूत्र हो जाएगा, प्रोपेन 3 नंबर पे मतलब C3H8। आगे चलते हैं कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो इसमें भैया 10 सहसंयोजक आबंध हैं। आगे दिया है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्राकार्यात्मक समूह वाला यौगिक है। ठीक, तो करेक्ट आंसर पे क्या हो जाएगा, CH3COCH3, ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक, पहला जो है एसिटिक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक है, दूसरा जो है ठीक यहाँ पे आपका जो है एसीटोन है, ठीक, जहाँ पे आपका कीटोनिक जो है प्राकार्यक समूह पाया जा रहा है, और फिर तीसरा जो है HCOOH है, यहाँ पे क्या है फार्मिक अम्ल है, और चौथा आपका है CH3CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब अल, और अल आपका जो है एक ही ऑप्शन में है, वो भी है मेथेनल। आगे चलते हैं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक, असंतृप्त, एथेन मेथेन ये दोनों आपके जो है संतृप्त हैं, एथिल अल्कोहल इसमें जो है क्रियात्मक समूह है, तो बचा कौन सा हमारा, एथिलीन, ये हमारा जो है असंतृप्त हो जाएगा।
फिर कह रहे हैं भैया ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हुआ है कि किसमें कीटोनिक समूह है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोपेनल है। जो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में हमको अपना जवाब जरूर दें। और उसके बाद आपका क्वेश्चन ये आया कि प्रोपेनल है प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल का इसका जो है आपको जवाब देना है और आपके ऑप्शन दिए गए हैं C2H5O, C3H6O, C4H8O और फिर दिया C3H5O। यहाँ पे जो है CHO आएगा, लेकिन आपको जो है सूत्र बताना है कि कौन सा जो है हमारा प्रोपेनल का सूत्र है, लेकिन उसके आगे जो CHO लगाना होगा। ठीक है, फिर आगे दिया है कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH3COOH। फिर दिया भैया कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कितनी है? कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है। ठीक, फिर देर ना करते अपने आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रुबिडियम। फिर चलते हैं भैया, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, सोडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया पोटेशियम। फिर आगे चलते हैं कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है, किसके साथ दर्शाता है? लिथियम विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। आगे चलते हैं भैया कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र निकालिए। ठीक, M की संयोजकता निकाल करके फिर इसके ऑक्साइड का सूत्र आप खुद निकालें। ऑप्शन इसका जो है दूसरा सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? ठीक, तो अम्लीय ऑक्साइड की अगर बात करेंगे, ठीक, तो P2O5। आगे उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Al2O3। ठीक, और दूसरा कौन होगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड। आगे कह रहे हैं कि यूरेनियम है, कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर कह रहे हैं कि विकर्ण संबंध के तत्व हैं, लिथियम बेरियम गलत है, लिथियम सोडियम गलत है, बिस्मथ सिलिकॉन गलत है, लिथियम मैग्नीशियम आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि निम्न तत्व में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? ठीक, किसकी कम है? सोडियम की। आगे कि निरूपक तत्व कौन सा है? ठीक, निरूपक तत्व आपका सोडियम है। कह रहे हैं कि यूरेनियम है, क्या है? अंतः संक्रमण तत्व है। आगे निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। फिर कहते हैं भैया तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है 18, 17, 14, 19। 19 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं भैया प्रारूपिक तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे सोडियम। और ये क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार रिपीट हुआ है कि एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है, इसके क्लोराइड का सूत्र बताइए। ठीक, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम M की संयोजकता निकालेंगे और फिर उसकी जो है संयोजकता निकालने के बाद फिर क्लोराइड का हम सूत्र बनाएंगे, तो उसका सूत्र हो जाएगा MCl2। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। और फिर करें नियान है, कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है, जो वातावरण बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, अक्रिय गैस हो जाएंगी। कह रहे हैं कि क्षारीय धातुएं हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और फिर इसके बाद चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? लिथियम, मैग्नीशियम, बोरान, सिलिकॉन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक, तो ये हमारे रे भैया रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय स्तर के थे। ठीक, इन जो है क्वेश्चनों को बिना देखे आप जो अपने परीक्षा एग्जाम में ना बैठें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, उम्मीद तो हमारी पूरी है कि सब जो है इसी के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन की स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी, आप जो है अपने फ़ोन की सेटिंग से अपनी स्पीड कम कर लें। ठीक, क्योंकि यहाँ पर समय कम है और काम ज़्यादा करवाना है, तो उस हिसाब से स्पीड यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं लगभग जो है 150 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और उनको जो है अभी जो रह गए हैं तो अगर नहीं देखें तो उनको देख लें। और उनका तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो है स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन देखें, और स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने के बाद उनका जो है जवाब दें, और जवाब के साथ साथ जो है फिर जो है क्या करें कि अपने आंसर मैच कर लें। ठीक, उसके बाद जो है हम आपको मिलते हैं अपनी अगली सीरीज में, जो हमारी विज्ञान विजय की जो है सीरीज 4 होगी, और उसमें जो है कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन अपने हम
फिजिक्स के करने वाले हैं और जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तब तक जो है आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें, बाकी आप जो अपनी थ्योरी तैयार करें। इसके बाद मिलते हैं आपको हम विज्ञान विजय 4 में, और उसके बाद आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ साथ हम आपको जो है जो इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो आपको देखना है वो आपको बताने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं और आप जो क्वेश्चनों को तैयार करते रहें, ठीक है, और थ्योरी भी अपनी देखते रहें। उसके बाद जो है आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।